आज तक के मानव के इतिहास में ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं जिनके नाम के आगे द ग्रेट लगता है, मतलब नाम और फिर आगे महान। बट एक ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे जो द ग्रेट लगा है वो लगता है कि सही लगा है इसके नाम के आगे। बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं बात कर रहा हूं अलेक्जेंडर द ग्रेट की। ये बहुत सालों पहले एक राजा था यूरोप में। उस समय तो यूरोप अपना था भी नहीं, उसमें तो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे और पर्शिया था। इसके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे वो इतने दूर दूर तक फैले हुए थे कि इसके पहले किसी भी इंसान ने इतने बड़े बड़े विक्ट्रीज हासिल नहीं किए थे। ऐसा कहते हैं कि सेट बैटल्स में ये कभी हारा ही नहीं था अलेक्जेंडर। और उसकी जो टेक्निक्स थी लड़ाइयों को लेके और कैसे अपने ट्रूप्स को अरेंज करना है, कैसे मार्च करना है, कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, इस सारे जो उसके टैक्टिक्स थे उनको आज भी मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। तो सोचिए उस जमाने की बात, जो इतने हजारों साल पहले की बात है, आज भी अगर उसकी रेलेवेंस है तो कितना बड़ा जीनियस होगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस बंदे ने ये सारी जो सक्सेस हासिल की थी वो सिर्फ 32 वर्ष की आयु में। उसके कुछ ही समय के बाद उसका निधन भी हो गया था। एक ऐसी कहानी बताई जाती है कि जूलियस सीजर जो बहुत सालों के बाद, अलेक्जेंडर के बहुत साल बाद जब वो रोम का राजा बना, तो जब उसने एक अलेक्जेंडर का स्टैचू देखा तो उसके स्टैचू के पैरों पे गिर गया था और रोने लगा कि यार आपने कितना कुछ हासिल कर लिया था उतनी उम्र में, जितनी उम्र का मैं अभी हूं, और मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो ऐसा एक राजा जिसने इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी जगहों को कैप्चर कर लिया, वो जितने तेजी से वो पॉपुलर हुआ उतनी ही तेजी से वो अचानक से इतिहास से गायब हो गया। कहानी शुरू होती है साल 356 बीसी से और हम बात कर रहे हैं मैसेडोनिया की, जो उस समय ग्रीस में था। उस समय मैसेडोनिया का राजा था फिलिप द सेकंड। फिलिप की वाइफ का नाम था ओलंपियस, और जब उनका एक पुत्र पैदा हुआ तो ओलंपियस को लगा कि मेरा बेटा बड़ा बनके बहुत एक राजा बनेगा। ऐसे तो हर माँ को ऐसा लगता है अपने बेटे के लिए, बट इसको लग रहा था कि मेरा बेटा कोई स्पेशल ही है, कुछ नॉर्मल इंसानों का बच्चा नहीं है, ये भगवान का बच्चा है। तो उसने अपने बच्चे का नाम रखा अलेक्जेंडर, यानी शेर, लायन। अब यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि फिलिप को डाउट था कि ये जो बच्चा है वो एक्चुअली उसका है कि नहीं, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को कुछ समय पहले एक जीव के साथ देखा था, जो जीव दिखने में सांप जैसा था। और उस जमाने में ऐसा कहते थे कि ज़्यूस, जो उन लोग का एक बहुत बड़ा भगवान था, गॉड था उनका बहुत बड़ा, उसका एक रूप था सांप। तो उसको लग रहा था कि ये शायद से उसका अपना बच्चा नहीं है। तो ये चेक करने के लिए कि उसका एक्चुअली उसका बच्चा है कि नहीं, वो ऑरेकल ऑफ अपोलो के पास गया। तो ऐसा कहते हैं कि जब फिलिप एक्चुअली ऑरेकल ऑफ अपोलो के पास गया तो वहां पे वो जो बूढ़े संत थे उन्होंने बताया कि जिस बच्चे की तू बात कर रहा है उस बच्चे का जो लीनियज है, उसके जो पिताश्री हैं और जो पीछे का जो पूरी लीनियज है वो पूरे भगवानों का है, और तू नॉर्मल इंसान है, ये बच्चे में कुछ खास बात होगी। और जिस आंख से तूने उसको, अपनी वाइफ को उस सांप के साथ देखा था, तेरी वो आंख फूट जाएगी। और एक्चुअली 2 साल के बाद फिलिप की एक आंख से रोशनी चली गई थी। और इन सारी कहानियों से, अफवाहों से ओलंपियस को और फायदा हो रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बच्चा ही राजा बने, और अगर उसके आसपास ऐसी अफवाहें रहेंगी, ऐसी कहानियां जुड़ती रहेंगी कि ये भगवान का बच्चा है, तो उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। फिलिप ने भी अपने अलेक्जेंडर को पूरी अच्छी तरह पढ़ाने के लिए उसको अच्छी शिक्षा दी। उसके अलावा उसको पूरा कॉम्बैट सिखाया कि कैसे मिलिट्री जब कैंपेन्स आप प्लान करते हो तो क्या करना चाहिए, पूरा उसको डिटेल में सारी ट्रेनिंग हुई इसकी। और उसके साथ साथ एरिस्टोटल, जो इतना महान ग्रीक फिलोसोफर था, उसके साथ इसको बैठाया कि भाई तू उसको सिखा जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में। तो ऐसा इंसान जिसने एरिस्टोटल से शिक्षा ली है तो उसकी तो कुछ बात, उसका दिमाग कुछ अलग ही लेवल पे चलता होगा, और वो बात अलेक्जेंडर ने फ्यूचर में प्रूव की थी। तो धीरे धीरे अलेक्जेंडर बड़ा होने लगा, समय बीतने लगा और वो अपने पिता के नजदीक आने लगा। उस जमाने का जो ग्रीस था वो एक बड़ा कंट्री नहीं था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। तो उसमें कुछ सिटी स्टेट्स बहुत बड़े थे, बहुत शक्तिशाली थे, जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, और कुछ सिटी स्टेट्स उतने बड़े नहीं थे, उतने पॉपुलर नहीं थे, बट उनकी भी सिग्निफिकेंस थी, जैसे कि हो गया मैसेडोन, थीब्स। तो इनमें आपस में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। तो अभी लड़ाई हो रही थी किसके बीच में, एक तरफ थे अलेक्जेंडर फिलिप यानी मैसेडोन, और दूसरी तरफ थे थीब्स और एथेंस मिलके। तो जब इनमें लड़ाई हो रही थी तो फिलिप ने अपने बेटे अलेक्जेंडर को 2000 घुड़सवार दिए और बोला कि तू एक बैटल के एक हिस्से पे इसको संभाल और बाकी मैं संभालता हूं। और इस लड़ाई में पहली बार फिलिप ने देखा कि अलेक्जेंडर में कुछ तो बात है भाई। सिर्फ 2000 घुड़सवारों को लेके उसने एक तरफ से पूरी उनकी आर्मी को पूरा चरमरा दिया था, और इस लड़ाई में जीत हुई फिलिप की। और इसके बाद अब पूरे ग्रीस का एक बड़ा शासक बन गया फिलिप। और इस जीत का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर को और उसके जो घुड़सवार थे और उसने जो अपनी पूरी टैक्टिक्स लगाई थी। इस वजह से अब ऐसा लगने लगा कि फिलिप के बाद अब अलेक्जेंडर ही राजा बनेगा। परंतु एक बहुत बड़ी समस्या तब हो गई
जब फिलिप भाई साहब को फिर से किसी छोटी कन्या से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। अब टेंशन ये होने लगी कि अब जो शादी करी है उसने और उसका जब बच्चा हुआ अगर वो मेल हुआ आदमी, तो वो ग्रीस में ये सारे जगहों पे राजा बन जाएगा और अलेक्जेंडर बन जाएगा उसका जनरल। अलेक्जेंडर की पोजीशन चली जाएगी। तो जब फिलिप की शादी हो रही थी इस औरत के साथ, उसी शादी की रात को जो लड़की का जो अंकल था, चाचा, उसने दारू का अपना ग्लास लिया और चेयर्स करके बोला कि हम उम्मीद करते हैं कि इनकी शादी के बाद जो इनका बच्चा होगा वो एक आदमी होगा, एक मेल ऑफस्प्रिंग होगा और वो फिर पूरे ग्रीस पे राज करेगा। अब इस सभा में, इस पार्टी में अलेक्जेंडर भी था और ऐसा इंसान जिसका गद्दी पे हक है, उसके सामने आप बोल रहे हो कि एक दूसरा बच्चा पैदा होगा, वो तेरे को हटा देगा और मैं वो गद्दी बैठेगा और तू फिर साइड में हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा। तो अलेक्जेंडर को बुरा लगा और उसने इसके चाचा को बोला कि अगर ये गद्दी पे बैठेगा इसका बेटा, तो मैं क्या हूं फिर, मैं किसी काम का नहीं हूं क्या? उसने जब ऐसा बदतमीजी से बात की तो फिलिप को गुस्सा आया कि यार ये मेरी होने वाली वाइफ के अंकल से ऐसे बात कर रहे हैं। तो उसने डांटा उसको, और जब डांट के, जब वो खुद दारू पिया हुआ था फिलिप, और वो उठ के जब उसकी तरफ जाने लगा गुस्सा करके, तो रास्ते में कहीं वो लड़खड़ा गया और गिर गया। तो अलेक्जेंडर ने टॉन्ट किया अपने फादर को कि ये इंसान देखो, ये एक सोफे से उठ के यहां तक नहीं आ पा रहा है, ये क्या जाके पूरा ग्रीस को कैप्चर करके क्या एशिया में जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। उसने ऐसे अपने फादर को बोला। बट इसके पहले अलेक्जेंडर अपने फादर से माफी मांग पाता और उनसे जो उसकी शिकायतें थी उनको दूर कर पाता, उसके पहले ही साल 334 बीसी में फिलिप का निधन हो गया। उसको मार दिया था उसी के बॉडीगार्ड्स ने। और अब 20 साल की आयु में अलेक्जेंडर बन गया राजा मैसिडोन का और एक तरह से पूरे ग्रीस का। अब अलेक्जेंडर के सामने जो सबसे बड़ा सपना था, जो उसका टारगेट था, वो ये था कि ग्रीस से निकल के वो एशिया में जाएंगे और जो वहां पे डायरियस बैठा है, पर्शियन किंग, उसको हराना है। तो कुछ सालों के बाद ग्रैनिकस नदी के पास डायरियस की सेना और यहां पे अलेक्जेंडर की सेना का आमना सामना हुआ और इसमें विजय हुई अलेक्जेंडर की। बट इसमें डायरियस मरा नहीं था, तो डायरियस और अलेक्जेंडर का वापस कुछ सालों के बाद सामना हुआ। इस बार ये बैटल थी बैटल ऑफ गॉगमेला, और ये पूरे मानव इतिहास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है। तो बैटल ऑफ गॉगमेला के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। बट इस बैटल में डायरियस ने जब देखा कि उसकी जो आर्मी है वो स्ट्रांग पोजीशन में तो है, बट अलेक्जेंडर सीधे डायरियस की तरफ आ रहा था, तो डायरियस को लगा कि अब ये मेरे को मार देगा। तो ऐसा कहते हैं कि डायरियस अपने घुड़सवार को लेके भागा वहां से अपने रथ पे, और इस वजह से उसकी जो आर्मी थी वो भी स्ट्रांग थी, वो अलेक्जेंडर को हरा देती। बट जब उन्होंने देखा कि उनका जो राजा है वही भाग गया है, तो यहाँ पे जो आर्मी है वो पूरी तरह नष्ट हो गई, सरेंडर कर दिया और वो लोग हार गए। और यहाँ पे भी अलेक्जेंडर की जीत हुई। और बैटल ऑफ गॉगमेला के बाद अलेक्जेंडर की जो रेपुटेशन थी कि उसने पर्शियन किंग डायरियस को हरा दिया, इसका मतलब अब इसको कोई नहीं रोक सकता। इस जीत के बाद अलेक्जेंडर को इतना सोना चांदी, इतना उसको इतनी संपत्ति मिली कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी संपत्ति है एशिया में। तो उसको लगा कि अब मैं नॉर्मल राजा नहीं रहा, मैं कोई एक बहुत बड़ा भगवान की तरह हो गया। तो उसने उसी हिसाब से अपने बर्ताव को भी चेंज किया। उसने व्हाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया ताकि वो एकदम भगवान जैसे दिखे। और उसने अपने सारे जनरल्स को कहा कि पहले उसको सैल्यूट करते थे, बट उसको बाद में बोला कि तुम मेरे पास आके जो हाथ को चूमते थे वो वाला करना शुरू किया उन्होंने, अपने को ये दिखाने के लिए कि तुम मेरे से नीचे हो। तो उनके कल्चर में ये चीज थी कि सिर्फ भगवान को ही हम हाथ चूमते हैं, बट उसने अपने लिए भी करवाना शुरू किया, क्योंकि वो इस बात को दिखाना चाहता था कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भगवान का ही एक इनकारनेशन है। इस लड़ाई के बाद भी अलेक्जेंडर रुका नहीं। उसकी ये बात बहुत फेमस है कि वो कभी भी जीत लेके, बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करके, कभी उसने बैठ के आराम नहीं किया, वो लगातार आगे बढ़ रहा था। तो वो पूर्वी तरफ ईस्टर्न हिस्से में आता गया और लगातार जीतता गया। फाइनली जब वो भारत के नजदीक पहुंचा तो यहां पे उसका सामना हुआ राजा पोरस के साथ। हिंदी में उनका नाम अक्सर राजा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। और यहां पे अलेक्जेंडर ने देखा कि भाई ये तो सेना में अपने इतने सारे हाथी लेके आ गया। इस लड़ाई का जो रिजल्ट था इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें भी अलेक्जेंडर की जीत हुई थी, बट कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि यहां पे राजा पोरस की विजय हुई थी। तो जो भी हुआ, बट इसके बाद, इस लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर का जो एडवांस था वो रुक गया। उसने और वो ईस्ट की तरफ नहीं गया, वो इंडिया के बाद चाइना की तरफ नहीं गया। यहीं से उसने अपने जो जनरल्स थे उनको यहां पे बैठाया और वापस उसने ग्रीस की तरफ रुख किया। ग्रीस पहुंच गया अलेक्जेंडर और साल 324 बीसी में उसकी एक बहुत बचपन की एक बहुत दोस्त थी, बहुत करीब थे वो लोग, उसका निधन हो गया। और ऐसा कहते हैं कि उस इवेंट के बाद फिर अलेक्जेंडर की तबीयत जो है वो लड़खड़ाने लगी और वो बीमार पड़ने लगा।
और उसके कुछ समय के बाद उसको एक बहुत भयंकर फीवर हुआ और अब उसके जो जनरल्स थे, उसके सारे जो इंपॉर्टेंट लोग थे, उनको पता चल गया कि अब ये किसी भी वक्त लुढ़क जाएगा। बट अभी प्रॉब्लम ये थी कि अलेक्जेंडर ने अपना सक्सेसर अनाउंस नहीं किया था। मतलब इसके बाद उसके इतने बड़े राज को संभालेगा कौन, ये किसी को पता नहीं था। तो जब उसका बिल्कुल आखिरी समय आ गया तो अलेक्जेंडर, ऐसा कहते हैं लोग कि अलेक्जेंडर के बेड के आसपास उसके जो इंपॉर्टेंट जो जनरल्स थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला, सर हमको बताओ कि आपने इतना बड़ा जो अंपायर बना लिया है, पूरा यहां ग्रीस से लेके कहां एशिया को पूरा कवर कर लिया है आपने, इतने बड़े अंपायर का अब राजा कौन होगा आपके बाद? और अपनी आखिरी सांसों में अलेक्जेंडर ने पता है क्या कहा? उसने कहा, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट आई लीव माई एम्पायर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी मैं अपने राज को छोड़ता हूं उस इंसान के हाथ में जो सबसे ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब क्या है? आपने किसी का नाम नहीं लिया, आपने बताया नहीं कि यहां रहता है कौन, किस जगह का राजा, ये वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि उसको देता हूं जो सबसे मजबूत है। और ये बोल के अलेक्जेंडर की सांस पूरी हो गई। और जो उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बाद वो अपना अंपायर उसके हाथ में देना चाहता है जो सबसे मजबूत हो, ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई, क्योंकि 12 सालों के अंदर ही इसके अंपायर में इतने सारे लोग आ गए कि इसने मुझे कहा था, ऐसे क्लेम करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए और आपस में इनमें सिविल वॉर हो गया। इन 12 सालों में इसका पूरा जो साम्राज्य था वो 20 राजाओं में बढ़ गया और देखते ही देखते ये पूरा साम्राज्य तिनके की तरह बिखर गया। एक ऐसा राजा अलेक्जेंडर जो इसने इतने जल्दी इतनी सारी सक्सेस प्राप्त की थी, उतने ही जल्दी उसका पूरा साम्राज्य बिखर गया। और वो सिर्फ एक छोटी सी, एक सिंपल सी गलती की वजह से कि उसने अपना सक्सेसर अनाउंस नहीं किया था और जब उससे पूछा भी गया तो उसने ये वेग फिलोसॉफिकल आंसर दिया। हालांकि बहुत बार तो लोगों को पता नहीं चलता कि कब मौत हो जाए, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, कभी पता नहीं होता कि कब इंसान मर जाएगा। बट यदि आपको पता है कि आपका अंत समय आ चुका है और अगर आप इंपॉर्टेंट इंसान हैं, मतलब अगर आपके पास बहुत संपत्ति है या आप कहीं के राजा हैं, राजा तो आप हो नहीं सकते क्योंकि अब तो राजा होते नहीं है, बट अगर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं और अगर आपको लगता है कि आपके जाने के बाद सब कुछ बिखर जाएगा, तो भाई उसके लिए पहले ही तैयारियां कर लेनी चाहिए। नहीं तो अलेक्जेंडर जैसा महान राजा जिसने इतनी सारी जीतें हासिल की थी, बट लाइफ की इस सिचुएशन में वो फाइनली हार गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।